नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों का वितरण। इससे पहले की क्लास में हमने मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया जेनेसिस ऑफ सॉइल को पढ़ा था और हमने जाना था कि मिट्टी निर्माण में किन किन तत्वों का क्या योगदान होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को, जो कि है भारत की मिट्टियों का विस्तार। विद्यार्थियों, अगर हम मिट्टियों की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिट्टियाँ क्या होती हैं, मृदा क्या होती है। मैंने आपको बताया था सॉइल जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई है सोलम से, और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर, यानी हमारी भूपरपट्टी पर जो प्रथम परत हमें देखने को मिलती है, इसी प्रथम परत को हम मृदा कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम मिट्टियों का विस्तृत जो विवरण है इस भारत भूभाग पर, उसको जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, वैसे तो भारत में बहुत सारे प्रकार की मिट्टियां हैं, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है और भारत में विश्व की तकरीबन सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और मिट्टी के निर्माण में जलवायु का एक प्रमुख योगदान होता है। इसलिए भारत में बहुत सारे प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी मिट्टियों का अध्ययन कर पाना ना तो हमारे लिए आसान है और ना ही हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण। तो विद्यार्थियों, हम उन्हीं मिट्टियों का अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से भारत में पाई जाती हैं, या ऐसी मिट्टियों को जिनको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ICAR, ने मान्यता प्रदान की है। ICAR, तो हम उन्हीं मिट्टियों की चर्चा करेंगे जिनको ICAR ने मान्यता दी है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मान्यता प्रदान की है। उन्हीं मिट्टियों की हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियों को मान्यता प्रदान की है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं, तो जरा हम इस मैप की सहायता से देख लेते हैं कि वो 8 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये है पर्वतीय मृदा। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये है काली मृदा। ये मिट्टी है विद्यार्थियों मरुस्थलीय मृदा। ये है दलदलीय मृदा। ये है लाल मृदा। ये है लैटेराइट मृदा। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास कुल 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। एक बार मैं इनके नाम आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन सी मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में जो मिट्टी पाई जाती हैं वो है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदलीय एवं पीट मृदा। तो कुल मिलाकर ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं और इन 8 प्रकार की मिट्टियों का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इन मिट्टियों को पढ़ने से पहले हम इस मैप को समझ लेते हैं कि इस मैप पर कहाँ क्या अंकित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप लोग जान लीजिए कि इस मैप पर कहाँ आपको क्या मिलने वाला है। विद्यार्थियों, इस मैप को समझना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपने अपने दिमाग में ये मैप बिठा लिया तो समझ लीजिए मिट्टियों का आधा अध्ययन तो आपका पूरा हो गया। देखो भाई, ये है हिमालयी प्रदेश, पूरा का पूरा हम हिमालय पढ़ करके आए हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हिमालयी प्रदेश। तो हिमालयी प्रदेश में जो मिट्टी आपको मिलेगी, ये वाली जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये है पर्वतीय मृदा। नाम से स्पष्ट है, पर्वतीय मृदा यानी उच्च हिमालयी या जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इसका विस्तार हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। इसका विस्तार हमें मिलेगा विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 राज्य हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे आओगे तो हिमाचल में, इसके अलावा उत्तराखंड में, और फिर जो उत्तर प्रदेश का
तराई का इलाका है, वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त सिक्किम में आपको देखने को मिलती है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो मिट्टी है विद्यार्थियों, ये है पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी जो है, इसके जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये है जलोढ़ मिट्टी। ये पूरा का पूरा आप जो देख पा रहे होंगे, ये है पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा। पूरे के पूरे गंगा, यमुना, सिंधु के मैदान में इसका विस्तार है। इसके अतिरिक्त जब आप पूर्व में चले जाओगे तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं, वो भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक, इसके आगे यदि हम बढ़ें तो ये जो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये है काली मिट्टी, ये है काली मृदा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है काली मृदा का है। मुख्य रूप से इसमें दक्कन का पठार शामिल होता है। इसके आप आगे बढ़ोगे तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, जो रेड कलर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है विद्यार्थियों लाल मृदा या लाल मिट्टी। ठीक है, ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी का इलाका है। इसका कुछ हिस्सा जो है हमें पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट के बिल्कुल किनारे किनारे, ये जो हिस्सा है विद्यार्थियों, ये हिस्सा है लैटेराइट मिट्टी का। ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी है विद्यार्थियों लैटेराइट। सही है। इसके अलावा अगर हम इस हिस्से की बात करें, ये है राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका। तो यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलेगी वो है मरुस्थलीय मृदा। इसके अतिरिक्त अगर हम उन इलाकों की बात करें जो समुद्र में डूबे रहते हैं या दलदली इलाके जो हैं, तो इन दलदली इलाकों में मुख्य रूप से ये जो है, ये है कच्छ का रन। तो कच्छ के रन में जो मिट्टी हमें देखने को मिलती है विद्यार्थियों, इस मिट्टी का नाम है दलदलीय मृदा। तो मिट्टियों को जब हम पढ़ते हैं तो सामान्य जानकारी तो उसके बारे में हर कोई ले लेता है, लेकिन मैप पर उसकी लोकेशन आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको मैप पर उसकी लोकेशन पता होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैप बेस्ड सवाल भी पेपर में आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो मैप को अच्छे से देखने के बाद, मैप पर मिट्टियों की लोकेशन को देखने के बाद, अब हम एक एक करके मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा की है। तो उन्हीं 8 प्रकार की मिट्टियों को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इन 8 प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहले जिस मिट्टी का हम अध्ययन करेंगे बच्चों, वो है जलोढ़। वो मिट्टी है विद्यार्थियों जलोढ़। एलुवियल सॉइल इसे कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। या जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम है दोमट। इस मिट्टी का एक अन्य नाम है विद्यार्थियों दोमट। तो चाहे तो आप इसे जलोढ़ कह लीजिए, चाहे आप इसे दोमट कह लीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जलोढ़ या दोमट मिट्टी की। विद्यार्थियों, जलोढ़ मिट्टी जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बनी कैसे, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसने किया है। तो विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया है नदियों ने। हमेशा ध्यान रखेंगे, नदियों द्वारा निर्मित। पेपर में यहीं से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए वो कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण नदियां करती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। कैसे होती है विद्यार्थियों? तो नदियां जो हैं पहाड़ों से बह कर के आती हैं, पर्वतों से बह कर के आती हैं, और जब वह पर्वतों से बह कर के आती हैं तो अपने बहने के दौरान पर्वतों का कटाव करती हैं। जब वह पर्वतों का कटाव करती हैं तो उनके बहाव के साथ पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो नदियों के साथ बह करके चले आते हैं। लंबी दूरी तय करने के फलस्वरूप वो जो बड़े बड़े पत्थर जो नदियों के साथ बह करके आते हैं वे छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और यही छोटे छोटे कण जब
पर्वतीय उच्च ढाल से बहते हुए मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं तो नदी पर्वतों से लाए हुए इन छोटे छोटे मिट्टी के कणों को, इन छोटे छोटे पत्थरों के कणों को इस मैदानी इलाके में ला करके किनारे लगा देती है। यही जो छोटे छोटे कण जो मैदानी इलाकों में मिट्टी के द्वारा किनारों पर छोड़ दिए जाते हैं, यही छोड़े हुए कण जलोढ़ मृदा कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियां करती हैं। और किस तरीके से करती हैं? तो अपने साथ जो मिट्टी, जो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर बहा करके लाती हैं, जब वह टूट जाते हैं तो उन्हीं टूटे हुए कंकड़ों के पत्थरों के अवशेष को मैदानों में वो सेट कर देती हैं किनारों पर, और उससे निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। तो इस तरीके से बनती है जलोढ़ मिट्टी। आप अगर मैप पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको संपूर्ण भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर यही मिट्टी दिखाई देगी। तो अगर हम देखें कि बताइए ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा भारत के 43.40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यानी भारत के तकरीबन आधे हिस्से पर जो मिट्टी आपको मिलती है वो मिट्टी है जलोढ़। भारत के तकरीबन आधे हिस्से पर जो मिट्टी आपको मिलेगी वो जलोढ़ है। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में ये पॉइंट आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। विस्तार अगर हम देखें इस मिट्टी का, तो इसका विस्तार ये आपको, ये है पंजाब का मैदान, यहाँ से सिंध होकर के गुजरती है। तो पंजाब और सिंध के मैदान से लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो गंगा का मैदान आ जाएगा, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पर भी। इसके अतिरिक्त यदि आप दक्षिण में चले जाओगे तो पूर्वी घाट के किनारे किनारे वे नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये सारी की सारी नदियां जो हैं इन पठारी हिस्सों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन नदियों के द्वारा भी यहाँ से ला कर के कुछ अवशेष इस इलाके में छोड़ दिए जाते हैं, और इन नदियों के जो छोड़े गए अवशेष हैं वही निर्माण करते हैं इस इलाके में जलोढ़ मिट्टी का। आप देख सकते हो है, चाहे वो हो आपका महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये सारी की सारी नदियां जो हैं तटवर्ती इलाकों में जाती हैं और निर्माण करती हैं किसका? जलोढ़ मिट्टी का। यदि आप ध्यान देंगे तो जलोढ़ मृदा इस मैदानी इलाके में सिंधु और गंगा यमुना के मैदान में तो है ही, इसके अतिरिक्त एक पतली सी बेल्ट के रूप में ये आपके गुजरात के एरिया में भी पहुंच जाती है। यहाँ पर ये कैसे पहुंची है? तो यहाँ पर पहुंची है नर्मदा और ताप्ती नदियों के कारण। हम जानते हैं कि इस इलाके में बहती हैं दो प्रमुख नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के कारण गुजरात में जो इलाका ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है। कारण क्या है उसका? कारण है नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ, जो कि इस हिस्से से पठारी भाग से निकल करके अपने साथ कणों को बहा करके लाती हैं और उन्हें इस हिस्से में छोड़ देती हैं, जिससे निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। तो ये तो हुआ इसका विस्तार। अच्छा, चूंकि नदियों के द्वारा ही ये बनाई गई है, ये मिट्टी ही नदियों के द्वारा बनाई गई है, तो स्पष्ट रूप से जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उर्वरक होती है जलोढ़ मृदा। अब चूंकि उर्वरक होती है, इस वजह से जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, एकदम डेंस यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, बहुत गहन कृषि की जाती है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा गंगा यमुना का मैदान है और यहाँ पर बड़े पैमाने पे गेहूँ और धान जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब हो गया कि खेत इनके कभी खाली नहीं रहते, लगातार यहाँ पर खेती होती रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यदि हम देखें तो इस मिट्टी में विद्यार्थियों पोटास
फास्फोरस, चूना। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना ये अधिक मात्रा में मिलता है। पोटास, फास्फोरस, चूना ये अधिक मात्रा में मिलेगा। और नाइट्रोजन, ये ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, ह्यूमस, इसकी कमी मिलने वाली है। तो जलोढ़ मिट्टी में विद्यार्थियों पोटास, फास्फोरस, चूना अधिक मात्रा में मिलेगा, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। विद्यार्थियों ये ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना है सभी प्रकार की मिट्टियों में। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए, किसी भी मिट्टी का नाम देकर के पूछ ले कि बताइए इस मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से जवाब देंगे कोई सी भी मिट्टी हो, चाहे जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे काली हो, चाहे लाल हो, चाहे लेटेराइट हो, कोई भी मिट्टी हो, भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उन सभी मिट्टियों में कॉमन रूप से नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ये कॉमन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी कारण से चूंकि हमारे यहाँ नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है मिट्टियों में, इसीलिए हम जिस खाद का इस्तेमाल खेतों में करते हैं वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जब वो खाद की बोरी लेकर के आते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा होता है नीम कोटेड नाइट्रोजनी यूरिया, साफ साफ लिखा होता है नीम कोटेड नाइट्रोजनी उर्वरक, ये साफ साफ उस पर लिखा होता है। इसका कारण क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है और उस खाद का इस्तेमाल करके आप मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन और ह्यूमस भारत में किसी भी मिट्टी में आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको सभी में याद रखना है, ये सब में कॉमन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो ये तो सबको पता है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता है, तो ये तो लोगों ने रट्टा मार लिया है। इसका जवाब क्या है? काली मिट्टी है। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम है। यदि हम देखें कि कौन कौन सी फसलें इस मिट्टी में हो सकती हैं, तो वो हैं चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन। एक बार रिपीट कर देता हूं, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, ये सभी फसलें इस मिट्टी में सहजता से की जा सकती हैं। विद्यार्थियों अगर हम जलोढ़ मिट्टियों की बात करें तो जलोढ़ मिट्टियों को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है जो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं वो दो प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं। तो वो जो दो प्रमुख हिस्से हैं वो हैं खादर और बांगर। ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, खादर और बांगर। जो लोग गंगा के आसपास रहते हैं, जो लोग गंगा की तराई के आसपास रहते हैं, जो गंगा के आसपास रहते हैं, उन्हें इन शब्दों का ज्ञान पहले से होगा। खादर क्या होता है ये वो अच्छे से जानते होंगे। तो विद्यार्थियों खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। अब क्या होता है खादर और क्या होता है बांगर, जरा मैं आपको ये बता देता हूं। विद्यार्थियों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है, यानी स्पष्ट सी बात है कि जलोढ़ मिट्टी कब बनेगी? जब कोई नदी बहते हुए आएगी, ठीक है। और जब नदी बहते हुए आएगी तो अपने साथ पहाड़ों से बहाकर लाए गए जो मिट्टी के कण हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, उनको अपने इस किनारे पर सेट कर देगी, ठीक है, इस किनारे पर सेट कर देगी। तो नदियों के निकट जो आपको मिट्टी मिलेगी, नदियों के पास में जो आपको मिट्टी मिलेगी विद्यार्थियों, ये मिट्टी होती है खादर। ध्यान रखना, नदियों के जस्ट बराबर में जो मिट्टी आपको मिलती है उस मिट्टी को हम कहते हैं खादर। खादर मिट्टी नदियों के जस्ट बराबर आपको मिलेगी। और चूंकि ये जो मिट्टी है खादर, ये हमेशा रिफ्रेश होती रहती है, ये लगातार नवीन होती रहती है। कैसे नवीन होती रहती है कि नदियों में बाढ़ आती है, भाई बाढ़ आएगी, नदी का जल स्तर बढ़ेगा
और नदी जो है जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाएगी उस मिट्टी को इस खादर की मिट्टी के ऊपर से फिर से चढ़ा देगी। ठीक है ना भाई, जब बाढ़ आएगी पानी बढ़ेगा तो पानी जो है इस मिट्टी के ऊपर आ जाएगा, और जब पानी घटेगा तो इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी की एक नई परत चढ़ चुकी होगी। ठीक है, इसी वजह से ये मिट्टी जो है लगातार रिफ्रेश होती रहती है, और रिफ्रेश होती रहती है, इसीलिए खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़। ध्यान रखेंगे, खादर को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, नवीन क्यों? क्योंकि ये रिफ्रेश होती रहती है, नई होती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांगर भी हर साल रिफ्रेश होती है। विद्यार्थियों, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आज जैसे नदियां बह रही हैं हमेशा से ऐसे नहीं थी। ठीक है, इनके बहने की दिशा हमेशा से बदलती रही है और समय के अनुसार ये बदलती हैं अपने बहने की दिशा को। तो आज मान लीजिए कोई नदी यहाँ बह रही है और कुछ वर्षों बाद उसने अपने बहने की दिशा को मान लीजिए यहाँ से बदल लिया और इस दिशा में वो बहने लगी, अपनी इस पुरानी वाली दिशा को उसने छोड़ दिया। अब जब पुरानी वाली दिशा को उसने छोड़ा होगा तो यहाँ पर तो उस समय में रही होगी कौन सी मिट्टी? खादर। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो है नदी ने अपने बहने की दिशा को चेंज कर लिया, वो यहाँ बह रही है। तो क्या यहाँ वाली जो खादर है अब वो रिफ्रेश हो पाएगी, नवीन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि नदी ने अपने बहने का रास्ता बदल लिया। तो अब ये जो खादर थी ये पुरानी पड़ जाएगी, और पुरानी पड़ जाएगी तो इस पुरानी पड़ी हुई खादर को ही हम कहते हैं बांगर। ध्यान रखना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बांगर। अब बांगर चूंकि पुरानी मिट्टी है इसीलिए खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ और बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये एग्जाम ओरिएंटेशन में। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लेता है सीधे सीधे तो ध्यान रखेंगे इसको। तो बांगर और खादर टाइप हैं किसके? बांगर और खादर टाइप हैं जलोढ़ मिट्टी के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो बांगर मृदा है इसको कुछ स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको हम कहते हैं रेह। ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है। कल्लर, थूर, ये सब नाम है किसके? बांगर के, स्थानीय नाम है। ठीक है, लोकल लोग बांगर मिट्टी को थूर, कल्लर या रेह के नाम से भी जानते हैं। ये नाम पेपर में पूछे जा चुके हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण है। तो ये हमने जानकारी ली विद्यार्थियों जलोढ़ मिट्टी के बारे में और जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बांगर और खादर के बारे में। इनको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो महत्वपूर्ण मृदा है इसे मैं साफ कर देता हूं। अगली जो महत्वपूर्ण मृदा है विद्यार्थियों वो है लाल मृदा। अगली जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। चलिए, जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे लाल मिट्टी का, लाल मृदा का, रेड सॉइल। अब नाम से स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार लाल मिट्टी लाल क्यों है? लाल मिट्टी लाल क्यों है? तो पहले हम देखें लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो विद्यार्थियों, लाल मिट्टी जो बनी है वो विभिन्न शैलों के विघटन से बनी है। शैल आप समझते होंगे, ग्रेनाइट है ना, इस तरीके से आपने शैलों के नाम सुने होंगे। ग्रेनाइट होता है, यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आग्नेय शैल होते हैं, अवसादी शैल होते हैं और रूपांतरित शैल होते हैं। तो विभिन्न शैलों के अपघटन के फलस्वरूप निर्माण होता है लाल मिट्टी का। अगर कोई पूछे कि लाल मिट्टी कैसे बनती है तो शैलों के विघटन के फलस्वरूप निर्माण होता है लाल मिट्टी का। जलोढ़ कैसे बनती है? नदियों के द्वारा बनती है। अच्छा, अब हम देखें लाल मिट्टी लाल क्यों है। तो लाल मिट्टी के लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है, या हम इसे सामान्य भाषा में आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं।
आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। और अगर हम देखें कि लाल मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो लाल मिट्टी भारत के 18.6% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाल मिट्टी का विस्तार आपको भारत के 18.6% क्षेत्रफल पर मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जलोढ़ के बाद जो सबसे बड़ा मृदा संगठन है वो लाल मिट्टी है। ध्यान रखेंगे इनका क्रम, पेपर में कभी कभार इनको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है कि बताइए, निम्न आपको मिट्टियों के नाम दे देगा, जलोढ़ दे देगा, काली दे देगा, लाल दे देगा और कहेगा इनको बढ़ते अथवा घटते क्रम में लगाइए, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। तो लाल मिट्टी जो है भारत के 18.6% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगर हम देखें इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो मैप से आप इसका विस्तार बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। तो कहाँ कहाँ मिल रही है, तो दक्कन के पठार में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दक्कन के पठार में इसका विस्तार है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी घाट के गिरिपाद हैं, गिरिपाद मतलब पर्वतों की पैर, गिरि मतलब पर्वत और पाद मतलब उनके पैर, तो जो पश्चिमी घाट के पर्वतों के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी एक लंबी पट्टी के रूप में ये विस्तृत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम राज्यों की बात करें कि किन किन राज्यों में विस्तार है लाल मिट्टी का, तो विद्यार्थियों तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, ओडिशा और झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर हमें विस्तार मिलता है लाल मिट्टी का। विद्यार्थियों अगर हम देखें कि इसमें किन किन तत्वों की अधिकता है, तो लाल मिट्टी में आपको लोहा और सिलिका इसकी अधिकता मिलेगी। लोहा और सिलिका इनकी आपको अधिकता मिलेगी। और अगर हम देखें कि लाल मिट्टी में किन तत्वों की कमी रहने वाली है, तो ये बात तो बेहद ही आसान है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि कौन कौन से तत्व इसमें नहीं मिलेंगे, तो वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की इन मिट्टियों में सर्वथा कमी होती है, और केवल इनमें ही नहीं सभी प्रकार की मिट्टियों में इनकी कमी आपको मिलेगी। अगर हम फसल देखें कि कौन कौन सी फसल लाल मिट्टी में होती हैं, तो विद्यार्थियों फसलें हैं कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, अलसी, मोटे अनाज, ये सब जो है आपकी प्रमुख फसलें हैं जो लाल मिट्टी में होती हैं। मुख्य रूप से जो तमिलनाडु का इलाका है, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर तंबाकू एक प्रमुख फसल के रूप में यहाँ पैदा की जाती है। ध्यान रखेंगे हम इस बात को। चलिए, ये पढ़ा हमने लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मिट्टी है विद्यार्थियों वो है काली। चलिए इसे मैं साफ कर देता हूं। अगली जो मिट्टी है विद्यार्थियों जो हमें पढ़नी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि काली मिट्टी के काफी सारे नाम हैं। जैसे इसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम है रेगुर। ध्यान रखेंगे, तो चाहे तो पेपर में काली मिट्टी आ जाए या रेगुर मिट्टी आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से इसके जानते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम और भी है, इसका एक अन्य फेमस नाम और भी है जो कि है उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मिट्टी। ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का एक अन्य नाम भी है जो कि है उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा। तो पेपर में यहां से सीधे सीधे आ जाता है कि बताइए किस मिट्टी को उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी का एक फेमस नाम और भी है, इसे काली कपास मिट्टी भी कहकर पुकारते हैं।
काली कपास मिट्टी से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने इसके नाम देखे, रेगुर हो गया, उष्णकटिबंधीय चरनोजम हो गया, काली मृदा हो गया, ठीक है, या काली कपास हो गया, ध्यान रखेंगे। अब हम देखें इसका निर्माण कैसे हुआ है, काली मिट्टी बनी कैसे है। तो विद्यार्थियों, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी चट्टानों से, ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है किससे? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी चट्टानों से। जलोढ़ मिट्टी बनी है नदियों से, लाल मिट्टी बनी है शैलों के विघटन से, और काली मिट्टी बनी है ज्वालामुखी चट्टानों से। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से बनी है काली मिट्टी। अब हमने देखा कि लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड के कारण काली है, मतलब लाल है। तो अब हम देखते हैं कि काली मिट्टी के काले होने का कारण क्या है। विद्यार्थियों, काली मिट्टी के काले होने का कारण है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी के काले होने का क्या कारण है? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार काली मिट्टी के काले होने की वजह कौन सा रसायन है या किसके कारण है। तो काली मिट्टी के काले होने का कारण है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। इसके कारण से काली मिट्टी विद्यार्थियों काली होती है, ठीक है। अब हम देखें कि ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत के। तो भारत के 15.20% क्षेत्रफल पर विस्तार है काली मिट्टी का। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो भारत के 15.2% क्षेत्रफल पर विस्तार है काली मिट्टी का। यदि हम मैप पे इसका विस्तार देखें कि किन किन राज्यों में है, तो मैप पर इसका विस्तार आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में और थोड़ा सा तमिलनाडु के क्षेत्र में भी ये विस्तृत होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत है काली मिट्टी। विद्यार्थियों, काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। एक अन्य विशेषता जो है काली मिट्टी की वो ये कि जब ये मिट्टी गीली हो जाती है, जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो ये फूल जाती है, और जब इससे नमी दूर हो जाती है, जब ये सूख जाती है तो सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब दरारें पड़ जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस मिट्टी को जोत दिया है। इसीलिए काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहकर पुकारते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, ठीक है। किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि किन तत्वों की कमी होगी? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस, इनकी कमी होगी। अब हम देखें कि कौन कौन सी फसलें जो हैं काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो काली मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो है कपास, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी फसलें इस मिट्टी में उगाई जाती हैं, जैसे दलहन, तंबाकू, गन्ना और नींबू वंश, यानी जो साइट्रस फ्रूट होते हैं वो भी इस मिट्टी में उगाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे हम। तो कपास काली मिट्टी की एक प्रमुख फसल है, इसीलिए इस मिट्टी का एक अन्य नाम है काली कपास मिट्टी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से 3 मिट्टियों का विस्तृत अध्ययन किया, जलोढ़, लाल और काली। अगली क्लास में जो शेष मिट्टियां रह गई हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम इसकी जो शेष मिट्टियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।